हेलो एवरीवन। कल तक हम लोगों ने कंपनी रूल को ख़त्म कर लिया था। उसमें जितने भी एक्ट्स थे, टोटल 8 एक्ट्स थे, वो सारे हम लोग देख चुके हैं। अब आज से जो है क्राउन रूल स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें जितने भी एक्ट हैं अब हम वो धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, ये हमने देखा था कंपनी रूल और क्राउन रूल में कौन कौन से एक्ट थे। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786 और फिर ये चार हमारे पास चार्टर एक्ट थे। ये सारे हम लोग देख चुके हैं। अब आज से जो इस वीडियो में हमारा स्टार्ट होगा वो है क्राउन रूल के बारे में। ठीक है, क्राउन रूल जो है इसमें टोटल 7 आपके पास एक्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 2 एक्ट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये 2 एक्ट आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था कंपनी रूल। अब कंपनी से वो क्राउन रूल कैसे कन्वर्ट हो, मतलब कि कंपनी रूल था, कंपनी का रूल था। अब कंपनी से पूरा रूल जो है वो क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश के पास कैसे आ गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास कैसे आ गया। बेसिकली जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, जिसमें सिपोई म्यूटिनी हुई थी। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको क्यों बोला जाता है। क्योंकि पहली बार जो है हमने अपनी आजादी के लिए जो लड़ाई की थी वो 1857 में की थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 उसको बोला जाता है। ठीक है, उसमें सिपोई म्यूटिनी, सिपोई कौन होते हैं, सिपाही। ठीक है, जो पूरी आर्मी थी ना, जो कि ब्रिटिशर के लिए काम करती थी, ठीक है, वो सारे जो उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने ही उनके खिलाफ जो है वो मतलब उनके ओपोजिशन में हो गए थे वो। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिपोई म्यूटिनी बोला जाता है। ठीक है, और हम लोग ऑलमोस्ट जीतते जीतते बचे थे, बट कुछ लोग थे जिन्होंने हमें धोखा दे दिया था, हमारे ही लोगों ने, और वो उनके साथ मिल गए थे जाके, जिसकी वजह से जो हम लोग हैं वो हार गए थे। नहीं तो हमें 1857 में ही आजादी मिल जाती। ठीक है, द एक्ट इस ये जो एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों? गुड गवर्नमेंट क्या होती है? एक गुड गवर्नमेंट हम उसको बोल सकते हैं जो कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, ठीक है, अकाउंटेबल हो और आंसरेबल हो, उसको हम गुड गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब सिपोई म्यूटिनी हुई तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब तुम्हारे कंपनी के बस का कुछ नहीं है, अब तुम्हारी वजह से अब हम हारते हारते बचे हैं। तो अब उनसे सारी पावर छीन ली गई, जो कि पहले एक्ट में ही उनको क्या बचा था, उनके पास सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो रह गए थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, जिससे पहले हमने पढ़ा, तो वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रह गए थे। ठीक है, कॉमर्शियली तो खत्म हो गया था। अब इस एक्ट में जब सिपोई म्यूटिनी हुई 1857 में, उसके बाद उनसे वो पावर भी छीन ली गई, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पावर भी छीन ली गई। ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से जो पावर है उनके हाथ से मतलब जाती जाती ऑलमोस्ट बची है। ठीक है, इसलिए अब जो पावर है वो कंपनी से छीन के सारी किसके पास आ गई, क्राउन के पास आ गई। तो ये समझ में आ गया कि कैसे जो है पावर शिफ्ट हुई। अब उसमें क्राउन रूल में जो फर्स्ट एक्ट बना वो कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि पावर कैसे आई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में क्या है कि जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, ठीक है, उसको अब क्या बना दिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, अब उसको क्या बोलेंगे हम, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो देख रहे हो ना नेम कैसे चेंज होता जा रहा है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब क्या बन गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड कैनिंग था वो फर्स्ट वाइसरॉय था इंडिया का। क्लियर हो गया। यहाँ पे
यहाँ पर जो गवर्नमेंट चलेगी ना वो किसके नाम पे चलेगी? हिज मैजेस्टी। मैजेस्टी मतलब क्या होता है? जो क्वीन है, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है, जो वहां की क्वीन है इंग्लैंड की, उसके नाम पे अब गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है। हिज मैजेस्टी का मतलब ये है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए थे उन लोगों ने, उनको एबोलिश कर दिया, उनको खत्म कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को खत्म कर दिया तो अब उनको कोई ना कोई तो चाहिए। तो अब कौन बनाया नई बॉडी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब एक नई बॉडी बनाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको की पूरी पावर दे दी गई, कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल दे दिया गया उसको, किसका? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। सो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, ये मेंबर होगा किसका? ब्रिटिश कैबिनेट का। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होगा अल्टीमेटली किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है और वो किसको आंसरेबल होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए फॉर इंडिया, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इन काउंसिल, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है प्लस साथ में उसकी काउंसिल, यानी जो उसके 15 मेंबर्स हैं, वो बीइंग अ लीगल बॉडी, वो क्या होगी? एक लीगल बॉडी होगी, ठीक है। और उनको क्या बोला जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। क्या बोला जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा। सो ये था हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। मैं इसको एक बार फटाफट से दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वाइसरॉय बना दिया, मतलब वाइसरॉय ऑफ इंडिया अब हम बोलेंगे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय था इंडिया का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को एबोलिश करके एक नई बॉडी बना दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसको फुल पावर दे दी गई एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में। जो ये वाइसरॉय था ना, ये भी किसको रिपोर्ट करेगा? इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ना, ये वाइसरॉय से भी ऊपर थी, ठीक है। और साथ में इसकी 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई और इसकी 15 मेंबर की काउंसिल प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, दोनों को हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है, सो उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास भी ताकत तो है, ये थोड़ी है कि वही मतलब अपने आप को ज्यादा समझ रहे थे, तो हमारे पास भी पावर है कि हम भी लड़ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे तो ये दोबारा भी हमसे अटैक कर सकते हैं और क्या पता इस बार हम ना भी जीतें, ठीक है। तो उनको डर लग गया अब हमसे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ काउंसिल एक्ट्स पास किए। उसका मतलब क्या था कि अब हम इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आएंगे, ये मतलब था इन काउंसिल एक्ट्स का। क्योंकि अब उनको डर लग गया था कि अब दोबारा अगर ऐसा कोई रिवोल्ट हुआ तो अब तो हम खत्म ही है, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने कुछ काउंसिल एक्ट जो है वो अब लेके आए। वो किस लिए? ताकि जो इंडियंस हैं उनको भी अब पार्टिसिपेशन इसमें हम देंगे, ठीक है, ताकि हमें लगे कि हमारी ही कंट्री में हमें भी कुछ मिल रहा है, तो वो रिवोल्ट ना करें, ठीक है। तो ये बेसिकली उनका मेन मोटिव था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसके। अब कुछ जो इंडियंस थे उनको नॉमिनेट किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ऑफ वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये वर्ड यहाँ पे याद रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वाइसरॉय की, ठीक है, जो रूल बनाने वाली जो काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया गया, इंडियंस नॉमिनेट किया गया। अभी यहाँ पे लेजिस्लेटिव के लिए हो रहे हैं, ठीक है, आगे एक्ट में आएगा एग्जीक्यूटिव भी आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की पार्टिसिपेशन हो रही है। और नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑफिशियल मेंबर कौन है? जो कि ब्रिटिश से आते हैं, ठीक है, जो उनके खुद के हैं उनको तो वो ऑफिशियल बोलते थे, और जो इंडियंस थे उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोला जाता था। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वाइसरॉय की, उसमें इंडियंस को नॉमिनेट किया गया।
फिर जो डिसेंट्रलाइजेशन गिविंग लेजिस्लेटिव पावर टू प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, जो मद्रास बॉम्बे से पहले सारी पावर छीन ली थी ना, और जो गवर्नर जनरल थी उसको सारी पावर दे दी थी, ठीक है। सो अब इनको भी इनकी पावर जो है वो कुछ कुछ वापस कर दी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे उन्होंने किया। सेंट्रलाइजेशन हो गया था ना पहले, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था कि सारी पावर एक ही के पास आ गई थी, बट अब उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर जो है उनको थोड़ी थोड़ी वापस दे दी, ताकि वो भी आराम से अपना रूल कर सके और हमें तंग ना करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनाई गई, बंगाल की, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की एंड पंजाब की, ठीक है। सो नई लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं वो बनी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको फॉलो किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे कि एक कोई हेड बना दिया, ठीक है, और उसके नीचे मेंबर्स हैं, जैसे ये कोई मिनिस्टर है हमारा, ठीक है, जैसे कि कोई भी मिनिस्टर है तो सारी पावर उसके पास है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसमें हम उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी पावर को थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि इशूइंग ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो अब ऑर्डिनेंस है वो भी इशू कर सकता है कौन, वाइसरॉय, ठीक है, कि ड्यूरिंग इमरजेंसी बिना अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, ठीक है। और ये जो ऑर्डिनेंस ये जारी करेगा वो उसका जो टाइम है वो टाइम पीरियड कितना होगा, 6 मंथ्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सो अब जितने भी ये काउंसिल एक्ट पढ़ोगे ना, इनमें यही आप मेनली देखने को मिलेगा कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको डर लग गया था। सो फर्स्ट क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर को ऐड किया। और यहाँ पे आप लोग ये याद रखना कि जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो ऐड किए गए थे वो 3 मेंबर्स आप याद रखना जो कि ऐड किए थे, द राजा ऑफ बनारस, ठीक है, और सर दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, 3 इनको याद रखना। और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा अच्छा हो गया था कि अभी इंडियंस ऐड होने लगे, ये अभी सिर्फ उनको ही ऐड करे थे जो इनके चमचे थे, ठीक है। सो बेसिकली अभी ये तो है कि इंडियंस हैं बट वो करते कुछ नहीं थे, सिर्फ आराम से बैठ के इनका साथ ही देते थे, तो इसलिए ये आराम से ऐड कर रहे थे उनको, ठीक है। आगे आगे चीजें चेंज होंगी। फिर डिसेंट्रलाइजेशन किया पावर का और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, पोर्टफोलियो सिस्टम और फॉलो किया गया और ऑर्डिनेंस भी इशू करने लगे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास 2 एक्ट हमने पढ़े, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है।